चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एडमंड बर्क। एडमंड बर्क रूढ़िवादी अनुदारवादी विचारक है। एडमंड बर्क में पहला आपका प्रश्न है, एडमंड बर्क का जन्म 1729 में किस नगर में हुआ था? प्रश्न इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको सन याद हो जाए। सन आपको याद हो जाए। किस शहर में हुआ था? डबलिन में हुआ था। किस शहर में हुआ था? डबलिन में हुआ था। डबलिन में। किस शहर में हुआ था? डबलिन में। डबलिन में हुआ था। ठीक है, 1729 में एडमंड बर्ग का जन्म डबलिन में हुआ था। अगला। बरसात हो रही है बहुत तेज, इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। अगला अगला प्रश्न, 1756 में प्रकाशित एडमंड बर्ग का प्रसिद्ध साहित्यिक निबंध कौन सा था? 1756 में प्रकाशित प्रमुख साहित्यिक निबंध कौन सा था? वार्षिक रजिस्टर, द विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, लिबरेशन कंजर्वेटिज्म, ट्रिनिटी कॉलेज निबंध। इनका था ये वाला, था ये वाला सोसाइटी, ये वाला इनका था, द विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी। द विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी। द विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी। ये ज्यादा मोटा हो रहा है मामला, इसको हटा देते हैं। विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी। अगला प्रश्न, जहां समझाने की बात आएगी वहां समझाएंगे, इसलिए आप लोग चिंता न करें, हर तरीके से समझाया जाएगा। चलिए, ब्रिटिश लोकसभा का सदस्य बनने के बाद एडमंड बर्ग अगले 30 वर्षों तक किस पार्टी का प्रभावशाली नेता रहा? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, हिग पार्टी। हिग को उदार पार्टी कहते हैं और डेमोक्रेटिक किसका रहा? हिग पार्टी का। हिग पार्टी का नेता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न, एडमंड बर्ग के अनुसार राज्य की साझेदारी निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? राज्य किसके बीच साझेदारी करता है? केवल वर्तमान में जीवित व्यक्तियों के बीच, केवल शासक और प्रजा के बीच, जीवित, मृत और भविष्य में जन्म लेने वाले लोगों के बीच, केवल व्यापारी वर्ग और राज्य के बीच। देखो, जीवित है, मृत है और भविष्य में जो जन्म लेगा, उन सबके लिए राज्य जिम्मेदार है। उन सबके लिए राज्य जिम्मेदार है। उन सबके लिए क्या है? राज्य जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। जीवित, मृत और भविष्य में जन्म ले तो राज्य की नीतियां क्या होती हैं? जो व्यक्ति जीवित है उसके लिए, उसके बाद मर जाने के बाद उसकी व्यवस्था करना, और फिर उसके बाद जो जन्म लेने वाले हैं उनके पोषण की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का दायित्व है। बर्क ने अपनी राजनीतिक धारणाओं के प्रतिपादन में मुख्य रूप से किस पद्धति का प्रयोग किया? अमूर्त, काल्पनिक एवं दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक एवं व्यवहारवादी पद्धति, उग्रवादी एवं क्रांतिकारी पद्धति, मैकियावेलीवाद व अवसरवादी पद्धति। बताइए, कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? ऐतिहासिक, ये आपकी है ऐतिहासिक, व्यवहारवादी और ये, इस पद्धति का प्रयोग किया। ऐतिहासिक एवं व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग किया। ऐतिहासिक एवं व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग किया। ऐतिहासिक एवं व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग किया। इसको उठा देते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। कौन सी? ऐतिहासिक व्यवहारवादी
मामला बन नहीं रहा है भाई। कट कैसे जाता है? किस पद्धति का प्रयोग किया? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग किया। चलिए निशान मारेंगे। गोला बन नहीं रहा। ये इतना बड़ा प्रश्न है, देखिए अब ये कितना बड़ा प्रश्न है। इसको छोटा करें, इसको छोटा करें। ठीक है, अब इसको देखते हैं। मैक्सी के अनुसार बर्ग का व्यवहारवाद मैकियावेली वादी विचारों से किस प्रकार भिन्न है? मतलब मैक्सी का जो बर्ग का जो व्यवहारवाद है वो मैकियावेली से किस प्रकार भिन्न है? बर्ग केवल व्यक्तिगत व स्वार्थ पूर्ति का समर्थक था। बर्ग जनसमूह के संस्थापक व जीवन के आधारभूत स्थायी तत्वों को अक्षुण्ण बनाए रखने का समर्थक था। सही है। बर्ग राज्य को पूरी तरह समाप्त करने का पक्षधर था। गलत। बर्ग किसी भी जाति को बिना नैतिक मूल्यों के अपनाने की छूट देता था। बिल्कुल गलत। आपका आंसर हो गया ये। बर्ग जनसमूह के संस्थागत जीवन के आधारभूत एवं स्थायी तत्वों को अक्षुण्ण बनाने का समर्थक था, क्योंकि वह रूढ़िवादी था। वो कैसा था? रूढ़िवादी था। तो वो जीवन के जो स्थायी तत्व थे उनको बनाने का वो समर्थन करता था। अगला प्रश्न, चलिए इसको बड़ा करें। बर्ग ने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली स्वतंत्रता को क्या संज्ञा दी? प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वेच्छाचारिता, वास्तविक लोकतंत्र। इसकी पेंसिल बदल लेते हैं। क्या दी? स्वेच्छाचारिता। स्वेच्छाचारिता की संज्ञा दी। मतलब ये ना तो सामाजिक न्याय था, ना प्राकृतिक अधिकार था, ना वास्तविक स्वतंत्रता थी। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी कमियों के बारे में लिखा था। बर्ग ने राज्य की तुलना व्यापारिक साझेदारी जैसे काली मिर्च, कहवा या तंबाकू से करने वाले किस विचारक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को खारिज कर दिया है? लॉक। सीधा सीधा आंसर है, लॉक के विचारों को खारिज कर दिया है। लॉक जैसे राज्य का काम क्या है कि काली मिर्च, कहवा या तंबाकू को के व्यापार करना, उनका संरक्षण करना, इनको समझौते को खारिज किया है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक के समझौते को खारिज किया है। इसको कम करें, ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा बस। लोकतंत्र के संबंध में बर्ग का क्या दृष्टिकोण था? शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए। शासन जनता द्वारा होना चाहिए, जनता के लिए नहीं। शासन जनता द्वारा ना होकर सिर्फ जनता के लिए होना चाहिए। ये आपका आंसर। शासन जनता द्वारा ना होकर सिर्फ जनता के लिए होना चाहिए। नॉट बाय द पीपल बट फॉर द पीपल। इन्होंने उल्टा कहा है, जनता द्वारा ना होकर, मतलब जन भागीदारी की बात ना कहकर लोगों के लिए शासन करना चाहिए। नॉट बाय द पीपल बट फॉर द पीपल, उल्टा हो गया। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन इन्होंने कहा है कि नॉट बाय द पीपल बट फॉर द पीपल। लोग पार्टिसिपेट करें ना करें, लेकिन आप उनके लिए शासन करें। बर्ग के अनुसार स्वतंत्रता किसकी देन है? बर्ग के अनुसार स्वतंत्रता किसकी देन है? प्रकृति की देन है,
सामाजिक परिस्थितियों में विवेकपूर्ण कानून की देन है, राज्य के विरुद्ध व्यक्तिगत विद्रोह की देन है, असीमित व्यक्तिगत अधिकारों की देन है। बी, सामाजिक परिस्थिति एवं विवेकपूर्ण कानूनों की देन है। सामाजिक परिस्थिति एवं विवेकपूर्ण कानूनों की देन है। स्वतंत्रता इसी का नाम है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, इसको ऐसे इसको यहां ले आते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक। प्रश्न पढ़िए इसको ध्यान से। वर्ग के अनुसार समाज एवं राज्य में स्थायी तथा लाभदायक परिवर्तन किस प्रकार संभव है? मतलब राज्य में कोई स्थायी और लाभदायक परिवर्तन किस प्रकार संभव है? सहसा एवं क्रांतिकारी परिवर्तनों द्वारा? बिल्कुल नहीं। ये भाई पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है। चलिए देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये एकदम गलत है। प्राकृतिक नियम के अनुसार सने सने व्यवस्थित रूप से अतीत की निरंतरता बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। प्राचीन व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट करना, गलत। अमूर्त दार्शनिक कल्पनाओं पर आधारित होना, बिल्कुल गलत। आंसर आपका है प्राकृतिक नियम के अनुसार सने सने व्यवस्थित रूप से अतीत की निरंतरता को बनाए रखते हुए सने सने परिवर्तन होना चाहिए। जल्दी जल्दी परिवर्तन की संभावना से राज्य को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न, बर्क ने ब्रिटेन लौटने पर किस अधिकारी के विरुद्ध, बहुत संभल के पढ़िए इसको, ध्यान से पढ़िए। बर्क ने ब्रिटेन से लौटने पर किस अधिकारी के विरुद्ध अत्याचारी और चरित्रहीन सिद्ध करते हुए संसद में महाभियोग में भाग लिया था? कितना बढ़िया आदमी था। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला था। अगला प्रश्न, 1 मिनट, पंखा को बंद करते हैं, 1 मिनट रुकिए आप लोग। एडमंड बर्क के अनुसार रूढ़िवादी का सैद्धांतिक आधार निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित है? जो उनका रूढ़िवाद के लिए जाने जाते हैं एडमंड बर्क, रूढ़िवाद का सैद्धांतिक अधिकार किस मान्यता पर आधारित है? ये जिस चीज के लिए जाने जाते हैं रूढ़िवाद का सैद्धांतिक अधिकार किस मान्यता, और यहां पर पेन बदल लेते हैं, ये हरा आ गया, इसको लाल लग। देखिए वो किस वजह से जाने जाते हैं, अनुदारवादी और रूढ़िवादी के रूप में जाने जाते हैं। तो उनका सैद्धांतिक आधार क्या होगा? रूढ़िवादी का सैद्धांतिक आधार क्या होगा? राज्य एक कृत्रिम समझौता है जिसे जब चाहे बदला जा सकता है। दूसरा है राज्य का विकास ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है और पूर्वाग्रह, परंपराएं, रीत रिवाज मनुष्य के सद्गुण को उसका स्वभाव मानते हैं। इसी को पकड़ लीजिए, क्योंकि रूढ़िवादी है ना, पूर्वाग्रह और परंपरा, बस इसी पे निशान मार दीजिए, कहीं कुछ नहीं करना है। देखो जब वो रूढ़िवादी है तो इसका मतलब वो परंपराओं को मानता है, परंपराएं और रीति रिवाज, इसको पकड़ लीजिए बस। अगला प्रश्न, एडमंड बर्क को निम्नलिखित में से किसका मूल प्रवर्तक माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का, आधुनिक बौद्धिक रूढ़िवाद का? बिल्कुल सही, रूढ़िवादी का। शास्त्रीय उदारवाद, राजस्थावाद, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, ये सब गलत है। आधुनिक बौद्धिक रूढ़िवादी का। 1790 में प्रकाशित एडमंड बर्क की प्रसिद्ध कृति द रिफ्लेक्शन ऑन द रीसेंट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस किस घटना की समीक्षा पर आधारित थी? उनकी किताब जो थी वो एक किस घटना पर आधारित थी? रिफ्लेक्शन ऑन द रीसेंट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस किस घटना पर आधारित थी? ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर आधारित थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर आधारित थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर। अगला प्रश्न,
1765 में एडमंड बर्ग को किस हिग दलीय प्रधानमंत्री ने अपना निजी सचिव नियुक्त किया था? लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड रॉकिंघम, लॉर्ड रॉकिंघम, सीधा सीधा आंसर है, ये सब नहीं है, ये सब हटाओ। लॉर्ड रॉकिंघम ने अपना निजी सचिव नियुक्त किया था, हिग्स से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न, बर्ग के राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की तुलना किससे की गई है? राज्य की तुलना किससे की गई? एक निर्जीव यांत्रिक संरचना से, एक आर्थिक समझौते से, एक जीवित प्राणी से, अस्थायी कानूनी दस्तावेज से। चलिए बताइए किससे की गई है? किससे की गई है? एक निर्जीव यांत्रिक संरचना से नहीं, आर्थिक समझौते से बिल्कुल नहीं, जीवित प्राणी से, एक जीवित प्राणी से। राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य की तुलना एक जीवित प्राणी से की गई है। एडमंड बर्ग के अनुसार एक सच्चे रूढ़िवादी की प्रमुख विशेषता क्या है? एक सच्चा रूढ़िवादी की प्रमुख विशेषता क्या है? वह यथास्थिति से पूर्णतः संतुष्ट रहता और कोई सुधार नहीं चाहता। नहीं, सुधार चाहता है। वह समाज को पीछे की ओर लौटना चाहता है। नहीं, वह संरक्षण और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, वो संरक्षण और परिवर्तन। देखिए, नई चीज का विकास करना और उसका संरक्षण करना, पहाड़ बनाना, पहाड़ खोदकर सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, लेकिन वन लगाना, अगर वनों का विनाश हो रहा है तो वन लगाना, संरक्षण और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखना, ये सच्चा रूढ़िवादी है। ये सच्चा रूढ़िवादी है। इसको यहां ले आए, यहां पे ऐसे। बर्ग ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना किस मुख्य आधार पर की थी? क्योंकि वह अमूर्त सिद्धांतों से, पहला है क्योंकि यह अमूर्त सिद्धांतों से प्रेरित थी और इसने प्रचलित संस्थाओं को नष्ट कर दिया। क्योंकि इसमें केवल सत्ताधारी व्यक्तियों को बदला गया था। क्योंकि यह परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। क्योंकि इसका उद्देश्य केवल तत्कालीन बुराइयों को हटाना था। पहला है क्योंकि यह फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना, क्योंकि यह अमूर्त सिद्धांतों पर प्रेरित थी। याद कर लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति को अमूर्त सिद्धांत किसने बताया है? बर्ग ने। अगला प्रश्न, 1776 के अमेरिकी क्रांतिकारियों के किस दावे की बर्ग ने सराहना की थी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, प्रतिनिधित्व नहीं तो कराधान नहीं, मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार सर्वोपरि हैं, परंपरा का पूर्ण उन्मूलन ही एकमात्र मार्ग है। तो आंसर आपका है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। 1776 की अमेरिकी क्रांति किस दावे की बर्ग ने सराहना की थी? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यही अमेरिकी क्रांति का नारा था। अगला प्रश्न, बर्ग द्वारा सुझाए गए व्यवस्था संरक्षण एवं सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बर्ग द्वारा सुझाए गए व्यवस्था संरक्षण एवं सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कुलीन तंत्र को नई प्रतिभाओं के प्रवेश के लिए गुंजाइश रखनी चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक व्यवस्था को मत विरोधियों की अंतरात्मा का सम्मान करना चाहिए। नई स्थिति उत्पन्न होने पर सावधानी पूर्वक परंपरा को बदल देना चाहिए। सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यापार और हिंसक क्रांति को अपनाना चाहिए। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक और हिंसक क्रांति को अपनाया जाना चाहिए। ये ऐसे करके इसको कटघरे में ले लो। ये असत्य है, ये प्रश्न आपका असत्य है। कौन सा असत्य है? यही असत्य है। चलिए, बर्ग के अनुसार मानव सभ्यता किसका परिणाम है? बर्ग के अनुसार मानव सभ्यता किसका परिणाम है?
व्यक्तिगत प्रतिभा और तार्किक सोच, निरंतर सामाजिक प्रक्रिया, काल्पनिक आदर्शों का निर्माण, उग्र सामाजिक क्रांति। नहीं, नहीं, निरंतर सामाजिक प्रक्रिया, निरंतर सामाजिक प्रक्रिया, निरंतर सामाजिक प्रक्रिया। मनुष्यों को पशु समान बनने से रोकने और उन्हें सभ्यता सिखाने के लिए वर्ग के अनुसार क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विवेक, पूर्ण असीम स्वतंत्रता, शक्तिशाली संस्थाएं, उग्र जन आंदोलन। क्या हो सकता है बताएं? व्यक्तिगत विवेक नहीं, पूर्ण असीम स्वतंत्रता नहीं, शक्तिशाली संस्थाएं होनी चाहिए आपके पास। आपके पास अगर शक्तिशाली संस्थाएं होंगी तभी आप मनुष्य को पशु होने से रोक सकते हैं। शक्तिशाली संस्थाएं आपके पास होनी चाहिए। संस्थाओं को मजबूत करना चाह रहा है वर्ग। क्या करना चाह रहा है? संस्थाओं को मजबूती देना चाह रहा है। अगला प्रश्न, वर्ग के विचारों के अनुसार स्वतंत्रता मुख्य रूप से किसका विषय है? स्वतंत्रता मुख्य रूप से किसका विषय? अधिकार का, अभिरुचि का, अमूर्त परिभाषा है, राजनीतिक प्रतिरोध है, राजनीतिक विरोध है। नहीं, अमूर्त परिभाषा, अधिकार नहीं, अभिरुचि का विषय है। स्वतंत्रता किसका विषय है? अभिरुचि का विषय है। ये पेंसिल चली गई भाई साहब, पेंसिल चली गई। अभिरुचि का विषय है, अभिरुचि का विषय है। अगला प्रश्न, वर्ग के अनुसार सरकार का मुख्य ध्येय क्या है? अमूर्त अधिकारों की व्यवस्था करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, स्थापित परंपराओं को पूरी तरह भंग करना, नए और बिना आजमाए तरीकों को लागू करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वर्ग के अनुसार सरकार का मुख्य ध्येय है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये क्या टेढ़ा मेढ़ा हो रहा भाई, सही हो जा। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यहाँ ट्रायंगल गड़बड़ हो गया का भैया। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। चलिए, अब बन गया। नेतृत्व के गुणों को आगे बढ़ाने वाली सर्वोत्तम संस्था वर्ग ने किसे माना है? नेतृत्व के गुणों को आगे बढ़ाने वाली सर्वोत्तम संस्था को वंशानुगत अभिजात तंत्र माना है। वंशानुगत अभिजात तंत्र के रूप में माना है। वंशानुगत अभिजात तंत्र के रूप में, किसके रूप में माना है? वंशानुगत अभिजात तंत्र के रूप में माना है। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही मुकुटधारी राजा या रानी के हाथों में रहती है। अरे ये कोई राजतंत्र, ये क्या है? राजतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा भाई, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। राजतंत्र। अगला प्रश्न, वर्ग के अनुसार राजनीति और नैतिकता किन्हीं काल्पनिक आदर्शों के बजाय किसके विषय हैं? मतलब राजनीति और नैतिकता कोई काल्पनिक आदर्श, इन काल्पनिक आदर्शों के बजाय वो किसके विषय हैं? उग्र सिद्धांतों के, दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता के, पूर्ण तार्किक आदर्शों के, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के। दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता। वर्ग के अनुसार राजनीति और नैतिकता किसके हैं? दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता के। अगला प्रश्न, समकालीन विचारकों में से किस अंग्रेज दार्शनिक के चिंतन को एडमंड बर्ग के चिंतन के साथ जोड़ा जाता है? किसके साथ जोड़ा जाता है? माइकल ओकसाट के साथ जोड़ा जाता है।
माइकल ओकसार्ट के साथ जुड़ा हुआ था। थॉमस हॉब्स के इसका कोई लेना देना नहीं है। ये रूढ़वादी था, माइकल ओकसार्ट भी रूढ़वादी था, आधुनिक रूढ़वादी मान सकते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के संदर्भ में एडमंड बर्ग का मुख्य रुख क्या था, मुख्य विचार क्या था? उन्होंने कंपनी के अत्याचारों का विरोध किया और वारेन हेस्टिंग का दोषारोपण किया। उन्होंने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की प्रशासनिक नीतियों की सराहना की। उन्होंने भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे सैन्य विस्तार की मांग की। ये देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उन्होंने जो वारेन हेस्टिंग के ऊपर दोषारोपण किया था और महाभियोग जो लाया था उसमें भाग लिया था वारेन हेस्टिंग के खिलाफ, ये है मामला। तो पहला आपका आंसर सही है, वारेन हेस्टिंग पर दोषारोपण किया था। अगला प्रश्न, एडमंड बर्ग के अधिकारों संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बर्ग के अनुसार प्राकृतिक अधिकार दार्शनिक दृष्टि से सत्य हो सकते हैं, क्योंकि नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से अस्तित्वहीन। इसमें कौन सा आंसर हो सकता है आपका? इसमें आंसर नागरिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। राजनीतिक अधिकार सभी नागरिकों को समानता के आधार पर प्रदान किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही है, 1 और 2 बिल्कुल सही है आपका।